अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की। चाइना और ताइवान में आजकल क्यों टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और चाइना क्यों ताइवान के ऊपर अपने क्लेम्स रख रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। उसे तो वो प्रोविंस समझता है अपना, और चाइना जो ताइवान है वो कहता है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। वो अपने आप को चाइनीज़ भी नहीं, वो अपने आप को ताइवानीज समझते हैं। इसकी क्या हिस्ट्री है ये हम आज जो है वीडियो वो बनाएंगे। पार्ट 1 होगा आज के वीडियो में, क्योंकि हिस्ट्री एक तरह से इनकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो नाम ही इनके थोड़े अजीब होते हैं, तो आपको याद रखने में थोड़ी मुश्किल ना हो, इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया है। आज के हिस्से को जो है हम कवर करेंगे 1950s तक, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चाइना की हिस्ट्री आ जाती है, क्योंकि चाइना ताइवान वाज रियली वंस अ पार्ट ऑफ चाइना, तो उसमें वो सारी जो हिस्ट्री है वो चाइना की ही है। तो किस तरह से ताइवान अलग हो जाता है ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो आप ये मैप देख लें कि चाइना और ताइवान का आखिर है क्या, ताइवान आखिर है कहाँ पर। ये रेड वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये चाइना है, और ये छोटा वाला जो आइलैंड है ये है ताइवान। चाइना इसके ऊपर क्लेम करता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की आने की अपडेट्स मिलती रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में हम ये 2 चीज़ें कवर करेंगे। मतलब पहला पार्ट में मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है 1368 से लेके 1895, जो कि एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट होगा, इतना वो लंबा नहीं होगा। तो असल जो पोर्शन होगा वो ये वाला होगा, सेकंड वाला फेज 2, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें जो अहम शख्सियात हैं, अहम जो इवेंट्स हैं, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको ये सारा पार्ट समझ में आ जाए, ये सारी आखिर चक्कर है क्या। तो जब मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगा इसका पार्ट 2, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी से ही आपका ज़्यादातर कवर हो जाएगा। इसमें आपकी चाइनीज़ और ताइवानीज़ हिस्ट्री दोनों कवर हो जाएंगी। ये पार्ट 2 होगा जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा कि ये हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने कुछ नाम ये मैंने पहले ही लिख के रख लिए हैं कि आपको मैं बता दूं, और ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये नाम रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि ये चाइनीज़ नेम्स हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले KMT पार्टी है, कोमिनतांग, या ऐसे गोमिनतांग भी कहा जाता है, कोमिनतांग। फिर CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अच्छा, फिर जो KMT के जो जो लीडर हैं, वो जो KMT के लीडर होंगे वो होंगे चेन काय शेक। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जी डोंग। माओ बहुत एक तरह से फेमस है चाइना के अंदर, उनका लीडर है कम्युनिस्ट चाइना का। नेम्स ऑफ चाइना। अच्छा, चाइना के भी मैं आपको थोड़े नाम बता दूं, क्योंकि इस वक्त चाइना 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले तो जब मैं कहूँ साइनो, तो साइनो से मीनिंग होती है चाइनीज, तो इसकी थोड़ी आपने ख्याल रखना है। जब मैं कहूँ साइनो जापानीज वॉर, तो आप समझ जाएं कि चाइना और जापान की वॉर है। और फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है, जो कि सेंचुरी से ताइवान जो नाम पड़ा उससे पहले फॉर्मोसा आइलैंड्स को कहा जाता था। फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, और PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं आपको वीडियो में सारा बताऊंगा। तो फेज पहले में जब हम देखते हैं, ये शुरू होता है 1368 टू 1895। इस फेज में क्या है कि मिंग डायनेस्टी चाइना में रूल करती है। उस रूल के दौरान जो ताइवान का पार्ट होता है वो इस डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल होता है। तो उसी दौरान जो है एक थोड़ा अरसा आता है, जब 1624 से लेके 1683 तक ये डच जो आते हैं कॉलोनाइजर्स, वो इसके ऊपर भी थोड़ा अपना कब्जा रखते हैं। और उसके बाद जो कुछ कुछ डायनेस्टीज होती हैं, कुछ कमांडो जनरल्स होते हैं, क्योंकि मिंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया जाता है, चिंग डायनेस्टी आ जाती है। तो जब वहाँ से जो लोग भाग जाते हैं वो भी जाके इस आइलैंड पे पनाह लेते हैं, और वहाँ पे कुछ कमांडोज या जनरल्स जो होते हैं उनके भागे हुए, तो वो जाके वहाँ पे अपनी अपनी हुकूमतें चला रहे होते हैं। तो ये जो 1624 से लेके 1683 तक का जो पीरियड है, वो ताइवान में ये हालात थे कि डच और मुख्तलिफ डायनेस्टीज थी। तो ये मैं आपको चाइना और का ताइवान का रिलेशन में बता रहा हूँ, वैसे कि ये कोई हिस्ट्री चाइना की जनरल हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ चाइना इन रिलेशन टू ताइवान है। उसके बाद हम जब देखते हैं तो चिंग डायनेस्टी आ जाती है। चिंग डायनेस्टी इसके ऊपर अपना कंट्रोल 1683 से लेके 1895 तक करती है। इस पूरे पीरियड में ताइवान इनके कंट्रोल में होता है।
उसके बाद जापानीज एक तरह से अचानक से एक पावरफुल कंट्री जो है उभर के सामने आता है, क्योंकि जो है 1865 और 68 या ऐसे कुछ पीरियड में अमेरिकन जापान में आ रहे होते, तो जापान पहले से एक तरह से सदियों से आइसोलेशन की पॉलिसी रखे होता था, क्योंकि वो किसी से ट्रेड नहीं करते थे। बस वो समझते थे कि वी हैव सफिशिएंट थिंग्स इन अवर ओन लैंड, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी और से ट्रेड करने की, तो पाबंदियां लगी हुई थी। लेकिन अमेरिकन जब आते हैं तो वो उन्हें फोर्सफुली बंदूक की नोक पे उनको चेंजेस करवाने का कहते हैं, और कहते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर सारा कुछ चेंज करके मॉडर्नाइज करें। तो 1890-50 तक जापान में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होती है, और वो एक तरह से मॉडर्न स्टेट बन चुका होता है। तो वो चाइना से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, क्योंकि चाइना की जो चिंग डायनेस्टी होती है वो अभी भी वही पुराना इंपीरियल डायनेस्टिक रूल होता है, तो वो एक तरह से मॉडर्नाइज नहीं हुआ होता, वो अभी भी वो पुराना फ्यूडल सिस्टम होता है वहाँ पे। तो जापान एक तरह से नई सुपर पावर बन के उनके सामने आता है, और वो आके ताइवान के ऊपर हमला कर लेता है, कोरिया को चाइना से छीन लेता है। तो चिंग की जो डायनेस्टी होती है वो एक तरह से बहुत कमज़ोर होती है, और ताइवान जापान के कंट्रोल में आ जाता है। अप अंटिल 1945 तक इनके कंट्रोल में होता है। अब हम देखते हैं कि 1895 से लेकर 1949 तक के जो मेजर मेजर इवेंट्स थे वो क्या क्या थे। देखिए, ताइवान अंडर कंट्रोल जापानीज के आ गया 1895 में। तो यहाँ से लेके अब चाइना में दो रेवोल्यूशंस आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एज ही एक तरह से रेवोल्यूशंस की थी। हम देखते हैं कि सबसे पहले रेवोल्यूशन 1907 में आता है तुर्की में, जहाँ पे यंग जो पढ़े लिखे जो नौजवान होते हैं वो रिवॉल्ट करते हैं ऑटोमन डायनेस्टी के खिलाफ। तो उनको ओवरथ्रो किया जाता है। यहाँ पर एक तरह से ओवरथ्रो नहीं किया जाता, बल्कि उनको एक तरह से उनको फोर्स किया जाता है कि आप एक पार्लियामेंट कायम करें। बल्कि पार्लियामेंट 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में कायम हो चुकी थी, क्योंकि वो फिर से एक तरह से अबॉलिश कर दी गई थी। तो ये यंग तर्क रेवोल्यूशन जो था 1907 का, उनकी डिमांड यही थी कि जो है फिर से वो रिस्टोर की जाए पार्लियामेंट। तो वो इस रेवोल्यूशन में वो कामयाब हो जाते हैं। फिर चाइना में एक रेवोल्यूशन आता है 1911 में, क्योंकि ये चिंग डायनेस्टी से तंग आकर बहुत से रिवॉल्ट्स होते हैं। इसमें एक बॉक्सर रेवोल्यूशन भी है 1892 या 93, इस जो है इरा में है कोई। तो ये जो शिंगहाई रेवोल्यूशन 1911 का था, ये उन रेवोल्यूशंस की कड़ी में से एक कड़ी थी, क्योंकि चाइना में भी जो है तुर्की में रेवोल्यूशन आया था, तो ये चाइना में भी एक तरह से बहुत सी अपराइजिंग थी। क्योंकि ये जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी 1800 से लेके जो 1949 तक, एक तरह से पीछे एक पूरी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चाइना की कही जाती है। वो एक तरह से चाइना के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, आज भी वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो एक तरह से 50 साल हो चुके थे, और चाइना को रशिया ऊपर से काटता आ रहा था, यहाँ से जापान, फिर नीचे से आपने सुना होगा ओपियम वार्स का, जो कि बरतानिया ने चाइना के ऊपर मुसल्लत करके वहाँ से उनको जो हांगकांग था और मकाओ और कुछ और टेरिटरीज थी वो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने पोर्ट्स बनाए और उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इतनी सारी ह्यूमिलेशंस देख के और पुअर इकोनॉमी और पूरा सोशल स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ देख के आकर लोग आके तंग आके रिवॉल्ट्स करते करते एक रेवोल्यूशन लाते हैं, शिंगहाई रेवोल्यूशन 1911 में। इसके बाद जो है इनका एक लीडर होता है सुन याट सीन। आप ये नाम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, सुन याट सीन। ये जो है वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे जब ये ओवरथ्रो कर जाते हैं चिंग डायनेस्टी को, तब ये रिपब्लिक फॉर्म करते हैं चाइना को। तो यहाँ पे एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो है पुरानी बादशाही निज़ाम को हटा के एक रिपब्लिक जो है कायम की जाती है। वही सिस्टम एक तरह से फिर हम देखते हैं 1917 में रशिया में भी आ जाता है, जहाँ पे उन्होंने जो है अपने जार, जो रशिया में जो बादशाह होते थे उनको जार कहा जाता था, उनको ओवरथ्रो करके वहाँ पे भी एक तरह से डेमोक्रेसी लाते हैं। फिर उसी साल में एक दूसरा रिवोल्यूशन आता है जिसमें कम्युनिस्ट रशिया बन जाता है, जो सोवियत यूनियन बना था। तो यहाँ पे भी 1911 में रिवोल्यूशन आता है, 1912 तक रिपब्लिक बन जाता है चाइना। तो सदियों की जो तारीख थी चाइना की, वो बादशाही निज़ाम ख़त्म हो जाता है और रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म में आ जाता है, आरओसी। इनका लीडर होता है सुन याट सिंह। ये पढ़ा लिखा होता है, अमेरिका में ये पढ़ के आता है।
तो ये एक तरह से उसी सोच को लेके यहाँ पे आता है, इनकलाबी सोच को। तो अभी इन्होंने पूरा कंट्रोल नहीं हासिल किया होता, इनको अब चाहिए होती है ये आर्मी की सपोर्ट। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल आर्मी उस वक्त जो चिंग की होती है वो अभी भी पावरफुल होती है, क्योंकि इनके पास लोगों की सपोर्ट होती है, उनके पास आर्मी होती है। तो वो जो आर्मी का जनरल था युआन शेकाय, तो ये शेकाय को वो सब जो है एक तरह से कहते हैं कि आप आए और हमारा साथ दें, हम आपको प्रेसिडेंट बना देते हैं ये सभी रिपब्लिक के। तो वो इस बात में मान जाता है और चिंग डायनेस्टी के जो उनके रूलर होते हैं उनको शायद या एग्जाइल में डाल देता है या उनको मार देता है, क्योंकि वो जो उनका जो हियर था किंग चिंग डायनेस्टी का, वो एक बच्चा था, तो शायद उसको मरवा ही देते हैं। तो ये वहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाता है और उनका जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट होता है वो सुन यार-सीन होता है। अब सुन यार-सीन एक बहुत ही बड़ी फिगर बन जाता है चाइना के अंदर, और शेकाय भी एक तरह से बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और ये रेवोल्यूशनरी लीडर था और उनका प्रोविजनल प्रेसिडेंट बन गया। तो ये आरओसी अब आपने याद करनी है कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 में फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब जब ये रिपब्लिक बन गया तो वहाँ पे जो सुन यार-सीन होता है वो पार्टी फॉर्म करता है अपनी, KMT कॉमनतोंग, और वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन में जो उनका कैंडिडेट होता है वो सॉन्ग होता है, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। तो सॉन्ग उसका आखिरी नाम होता है। तो वो जब वहाँ पे इलेक्ट हो जाता है उसको उसको क्योंकि उसकी उसने इलेक्शन जीत ली, तो वो एक तरह से प्रेसिडेंट बनना था। लेकिन जो शेकाया होता है, जो जनरल जो उसका प्रेसिडेंट बना था, वो उसको असासिनेट करवा देता है। इस तरह से फिर से वो इंटरनल टर्मोइल शुरू हो जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, और हालात को अभी और भी ख़राब कर देता है एम्परर, मतलब जो शेकाय जो जनरल था, वो 1915 में वो जो रिपब्लिक थी उसको फिर से इम्पीरियल जो एम्पायर था वो जो है फिर से वो बादशाही निज़ाम उसको डिक्लेयर कर देता है। कहता है कि अब फिर से वो बादशाहत आ गई और मैं आपका जो है एम्परर हूँ। लेकिन उसको लोग करने नहीं देते और वो फिर से उसको उसको जो है उसको एब्डिकेट कर देता है, और वो आगे जाके 1916 में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब नेचुरल डेथ हो जाती है, कोई उसको मारता नहीं है। फिर यहाँ से जब उनका ये एम्परर मरता है तो फिर से एक तरह से रिवॉल्ट शुरू हो जाते हैं, और जो चाइना है वो एक नई इरा में आ जाता है, जो कि 1916 से लेके 1928 तक होती है, जिसको कहते हैं वॉर लॉर्ड इरा। इसमें जो मुख्तलिफ जो एक तरह से कबीले होते हैं या रीजन्स होते हैं, हर कोई अपनी अपनी एक हुकूमत कायम कर रहा था, छोटे छोटे मतलब चाइना के टुकड़े हो जाते हैं, आप मैप में भी देख रहे होंगे। तो हर कोई अपनी अपनी टेरिटरी संभाल के बैठा हुआ होता है, और उसमें जो है हर किसी की अपनी करेंसी भी होती है, अपनी आर्मी होती है, तो चाइना डिसयूनाइट हो जाता है, वहाँ पे कोई यूनिटी नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी दौरान हो जाती है 1911 में कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि 1917 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका होता है, वहाँ पे लेनिन की हुकूमत हो जाती है, सोवियत यूनियन बन चुका होता है। तो उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके और उन्हीं की सपोर्ट से रशिया उनको सपोर्ट करता है, कम्युनिस्ट पार्टी कायम हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि अलायंस बनाते हैं कि कॉमिनतोंग और जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है KMT और CPC, ये 1924 में अलायंस बनाते हैं, कहते हैं कि हम मिलते हैं और इन जो वॉर लॉर्ड्स हैं इनको फोर्सफुली हम इनके साथ जंग करके चाइना को यूनाइट करते हैं। तो इनकी जो एक तरह से सिमिलैरिटी जो थी वो एक ही थी कि हमने किसी भी तरह से चाइना को यूनाइट करना है। तो इस यूनाइट करने के चक्कर में वो अलायंस बनाते हैं, साथी बन जाते हैं और जंग शुरू कर देते हैं वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ। लेकिन ये एक तरह से कामयाब ही होता रहता है, लेकिन मसला ये होता है कि सुन यार सिंह जो होता है उसको होती है कैंसर, तो ये 1925 में उसकी डेथ हो जाती है। फिर एक नया प्लेयर इस जो है गेम के अंदर आता है, चेन काय शेख, जो कि मैंने आपको शुरू शुरू में पहला नाम बताया था। चेन काय शेख एक तरह से पावर में आ जाता है, ये लीडर होता है इनका कमनतांग का। तो अब ये जो है ये क्या करते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। अब लड़ते क्यों हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चेन का शेख जैसे ही पावर में आता है, ये कुछ सालों अंदर 1927 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको चुन चुन के मरवा देता है, अपनी फोर्सेस भेजता है और कहता है कि जहां जहां कम्युनिस्ट नजर आए उसको पकड़ के मारो। तो उनका कत्ल गारत शुरू हो जाता है, कम्युनिस्ट छुपते रहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से साउथ ईस्ट में होते हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे।
तो इस जगह पे जो है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तो वहाँ पे वो छुपे होते हैं। अब वो कॉमिंतांग क्या करता है, अपनी आर्मी वहाँ पे भेजता है, कहता है कि जो उनका हेड क्वार्टर एक तरह से जो इलाका, उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको इंसर्कल करते हैं। लेकिन माओ एक काम करता है, माओ उस कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। माओ क्या करता है कि अपने लोगों को लेके दूसरे रास्ते से, वेस्टर्न रूट से लेके ऊपर चला जाता है बेजिंग की तरफ। ये बड़ी मशहूर बात है इनकी, ये कहते हैं लॉन्ग मार्च इन 1934। ये माओ का लॉन्ग मार्च बड़ी मशहूर एक बात है। तो लॉन्ग मार्च वो एक तरह से उनको स्किप करके दूसरे रास्ते से निकल के बेजिंग पे पहुंच जाता है। इस इरा को कहते हैं सिविल वॉर। इसमें 1927 से लेके 1937 तक, 37 तक ये सिविल वॉर हो रही थी, क्योंकि केएमटी और सीपीसी आपस में लड़ रहे होते हैं। इसमें जो सीपीसी की जो आर्मी होती है वो होती है रेड आर्मी या नेशनल लिबरेशन आर्मी आप कह लें, ये दोनों नाम है उनके, क्योंकि जो रेड है, रेड कलर, वो कम्युनिज्म का एक तरह से कम्युनिज्म की पहचान है, तो रेड आर्मी। और नेशनलिस्ट आर्मी, क्योंकि जो आपको मैंने sun Yat-sen का बताया था, sun Yat-sen की 3 नुकात थे, नेशनलिज्म, रिपब्लिक और कुछ चाहे मेरे ख्याल से डिग्निटी ऑफ पीपल ऐसा कुछ था, लिवलीहुड ऑफ पीपल, तो वो नेशनलिस्ट आर्मी थी। तो अब होता क्या है कि 1937 में जापान हमला कर देता है चाइना के ऊपर। वैसे तो वो 1931 में भी हमला कर चुका था, ऊपर वाला जो चाइना का पोर्शन था, मैंचोर या ऐसा कुछ नाम था उनका, वो पार्ट जो है वो चाइना जापान ऑक्यूपाई कर चुका होता है। अब जापान जो है चाइना के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ से शुरू होती है साइनो जापानीज वॉर, सेकंड साइनो जापानीज वॉर। पहली आपने देखी थी 1894 से लेकर 95 तक, जब ताइवान उनके कंट्रोल में आ गया था। अब ये सेकंड है 1937 से लेकर 1945, मतलब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक तरह से बिगिनिंग थी। तो जब ये हमला करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये फिर से यूनाइट हो जाते हैं। तो केएमटी और सीपीसी कहते हैं कि भाई अपनी जंग जो है, अपनी दुश्मनी अपनी जगह, अगर ये तीसरा बंदा आ गया ना तो ये हम दोनों को निकाल देगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम यूनाइट होते हैं और उसको पहले निकालते हैं। तो ये पहले भी जो है आपने देखा होगा, ऊपर 1940 में भी इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, तो ये सेकंड यूनाइटेड फ्रंट था अगेंस्ट जापान। तो पहले वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ ये यूनाइट हुए थे, अब जापानियों के खिलाफ जो है ये यूनाइट होते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये सारे जंग जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, तो जापान के ऊपर, जापान जो है वहाँ पे एक आइलैंड होता है हवाई अमेरिका का, उसके ऊपर हमला कर देता है। तो रिस्पॉन्स में इसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका गिरा देता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तो 1945 में जब जापान सरेंडर कर देता है इन सारे इवेंट्स के बाद, तो ताइवान का जो होता है वो इलाका वो चाइना को मिल जाता है वापस। तो ताइवान इज गिवन बैक टू चाइना। तो इसमें फिर से 1945 से लेकर 1949 तक फिर से सिविल वॉर शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि अब ये तो निकल गया, अब हम में से कौन यहाँ पे हुकूमत करेगा। तो फिर से वो जंगें शुरू, अंदर वो सीपीसी और केएमटी में फिर से जंगें शुरू हो जाती है। अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है यहाँ पे नेशनलिस्ट जो आर्मी होती है चेन का शेख की, उसको हरा देते हैं। तो एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। तो चेन का शेख क्या करता है कि अपनी आर्मी को लेके, अपने लोगों को लेके ताइवान भाग जाता है। तो सीपीसी चली गई ताइवान के अंदर, और यहाँ पे 1 अक्टूबर 1949 में माओ डिक्लेयर कर देता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो एक तरह से जो मैंने आपको बताया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग है और रिपब्लिक ऑफ चाइना अब अलग है। तो जब ताइवान में वो चैन का शिक चला गया, तो वहाँ पे भी उसने क्लेम किया कि हम चाइना हैं। इन्होंने कहा हम चाइना हैं। तो इस तरह से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना अलग हो गया। तो 2 चाइना बन गए। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।